हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के टॉप मोस्ट 20 MCQs क्वेश्चंस के लिए, जो कि मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्राइंग में छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। तो ड्राइंग, यदि किसी भी फिगर की कोई ड्राइंग है, उसमें जो छिपा हुआ भाग है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जो है बिंदुकित अदृश्य रेखा का उपयोग करते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिंदुकित अदृश्य रेखा। बिंदुकित अदृश्य रेखा अर्थात डॉटेड हिडन लाइंस। तो हिडन लाइन का उपयोग हम छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, पतली रेखा की मोटाई कितनी होती है। तो हम आपको बता दें, जो पतली लाइन होती है, पतली रेखा जो होती है, उसकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.3 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद क्या कहलाता है। तो हम आपको बता दें कि जो दो सरल रेखाएं होती हैं, तो उन दोनों सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद को हम बिंदु कहते हैं, जहां पर वो काटती हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ISI संशुष्ट तिरछे अक्षरों को लिखने का मान कोण कितना होता है, यानी कि एंगल कितना होता है। नॉर्मली दोस्तों, हम किसी भी अक्षर को जैसे लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं B, लेकिन अगर हमें इस बी को यदि ऐसे तिरछा लिखना है, तो तिरछा लिखने पर ये जो क्षैतिज, ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है, यहाँ से जो एंगल बनता है, ये एंगल हमें बताना है। तो ये जो एंगल होता है ड्राइंग में, ये होता है 67 डिग्री से 75 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 67 डिग्री टू 75 डिग्री का इंक्लिनेशन क्षैतिज से हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि प्रदर्शित चित्र में किस प्रकार का प्रक्षेप दिखाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो प्रदर्शित लाइंस है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये वाला ये जो सरफेस है, ये 45 डिग्री पे बनी हुई है, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये 90 डिग्री पर बनी हुई है। तो जब इस प्रकार से 45 एंड 90 डिग्री पर हम प्रोजेक्शन करते हैं या प्रक्षेप कर बनाते हैं, तो इस प्रकार के प्रक्षेप को हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और हिंदी में इसको बोला जाता है तिर्यक प्रक्षेप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तिर्यक प्रक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए सममितीय दृश्य को तीर की दिशा से देखते हुए सही प्रक्षेप को चुनिए। तो यहाँ पर हमको एक व्यू दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक व्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, और इस व्यू में हमें ये बताना है कि यदि हम इसको इस दिशा से देख रहे हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कैसा बनेगा। तो दोस्तों, अगर हम इसको इस साइड से देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो ये वाली सरफेस हमको यहाँ से दिखाई देगी, और ये सरफेस दिखाई देगी, साथ में हमको ये वाली सरफेस भी दिखाई दे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सममितीय प्रक्षेप में विमाएं वास्तविक विमाओं से कितने प्रतिशत कम होती हैं। सममितीय प्रक्षेप को हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो विमाएं होती हैं वो एक्चुअल जो विमाएं होती हैं उससे 18.4% कम होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 18.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि पिरामिड में जिस बिंदु पर सभी त्रिभुजाकार सतह मिलती हैं वह क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमको पिरामिड समझना होगा कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड दोस्तों एक ऐसी आकृति होती है जिसमें नीचे का जो शेप होता है, उस नीचे के शेप के सभी कॉर्नर से ऊपर कुछ हाइट में वर्टिकल लाइंस जो बनती हैं वो इंक्लिनेशन में बनती हैं, और वो जाकर के एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। जैसे कि आपने शंकु देखा होगा, या आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपने सिर पर एक टोपी लगाते हैं। तो जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ पिरामिड। कुछ इस प्रकार से हम पिरामिड हमारा बनता है, यहाँ पर ये पॉइंट होता है, और यहाँ से हम इस प्रकार से टोपी को लगा लेते हैं। तो ये इस वाले पॉइंट को पूछा कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपेक्स। तो
क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एपेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, संदर्भ प्रक्षेप क्षैतिज में से कितने डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। संदर्भ प्रक्षेप को हम जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और ये जो है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल से हमेशा बनाया जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 45 एंड 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए सममितीय दृश्य को तीर की दिशा से देखते हुए सही प्रक्षेप को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ये व्यू दिया हुआ है, और इसको हम यदि ऊपर से देख रहे हैं, जब ऊपर से हम किसी दृश्य को देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं टॉप व्यू। और जब हम टॉप व्यू से इसको देखेंगे तो हमको ये वाला सेक्शन दिखाई देगा, और साथ में हमको ये वाली पोर्शन भी दिखेगा, और इस साइड का ये वाला पोर्शन भी दिखेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ड्राइंग पर विभिन्न ऑपरेशंस व प्रक्रियाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम ड्राइंग में कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसमें जो हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जितने भी ऑपरेशन और प्रक्रियाएँ होती हैं उन सभी को हम चिन्हों के द्वारा यानी कि सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस ठोस आकृति में 6 एक समान वर्गाकार सतह होती हैं। तो ऐसी सॉलिड फिगर्स जिसमें कि जो 6 सतह हैं वो एक समान होती हैं, तो उस आकृति को हम बोलते हैं क्यूब, यानी कि घन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तु को ऊपर की तरफ से देखने पर बनने वाला टॉप या प्लान या ऊपरी दृश्य कहाँ पर बनता है। तो हम आपको बता दें कि जो प्रोजेक्शन होता है दोस्तों, प्रोजेक्शन 2 प्रकार से हम करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होते हैं, ये जो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यानी कि लंबकोणीय प्रक्षेप के ही प्रकार होते हैं। तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यदि हम वस्तु को ऊपर की तरफ से देखते हैं तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा। तो हम आपको बता दें कि जो टॉप व्यू होता है किसी भी प्रोजेक्शन में, वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर या नीचे बनता है। और यदि हम ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा, और यदि हम नीचे से देख रहे हैं तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं तो उसका जो टॉप व्यू बनेगा वो बनेगा फ्रंट व्यू के सीधे नीचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रंट व्यू के सीधे नीचे। क्वेश्चन नंबर 14, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लंबकोणीय प्रक्षेप क्यों बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। यदि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें हम लंबकोणीय प्रक्षेप यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को क्यों करते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो 3D फिगर्स होते हैं, आइसोमेट्रिक में बने हुए होते हैं, उनकी अगर हमें स्थिति को स्पष्ट तरीके से पता करना है कि उनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, और उनकी पूरी स्थिति को हमें बताना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो हम डायमेंशनिंग करते हैं या टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाते हैं, वो हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यानी कि 2D फिगर्स में बनाते हैं। तो लंबकोणीय प्रक्षेप को इसलिए बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देखने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप तल के कितने कोण पर होती है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रक्षेप है यानी कि प्रोजेक्शन है वो कितने एंगल पर बना हुआ होता है। तो लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इसके प्रश्न में ही इसका आंसर है दोस्तों। लंबकोणीय प्रक्षेप में जो प्रक्षेप तल है, लंब यानी परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पर बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं कि तृतीय कोण प्रक्षेप में प्रक्षेप कहाँ पर बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन कहाँ पर बनता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्रक्षेप है वो बनता है वस्तु और दर्शक के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तु और दर्शक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, संदर्भ तल एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं। जो संदर्भ तल होते हैं, रेफरेंस प्लान जो होते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा 90 अंश पर काटते हैं, अर्थात कि समकोण पर काटते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा समकोण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है,
ठोस की दो सतहों के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? यदि हमारे पास में कोई सॉलिड है और उसकी जो दो सरफेसेस हैं, यदि वो सरफेसेस एक दूसरे को यदि काट रही हैं, मिल रही हैं आपस में, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो यदि हमारे पास में कुछ ऐसे प्रकार से ये एक सॉलिड सरफेस है और ये दूसरा एक सॉलिड सरफेस है, तो ये सॉलिड सरफेस यदि इस पोर्शन से यहाँ पर ये इनकी सतहें एक दूसरे से मिल रही हैं, तो इस सरफेस को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं किनारा यानी कि एजिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किनारा या एजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुजाकार आकृति में पार्श्व सतह किस आकृति की होती हैं? यदि हमारे पास में कोई भी ट्रायंगुलर डायग्राम है, तो उस ट्रायंगुलर डायग्राम में जो उसकी साइड की सरफेसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? यहाँ पर त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार और इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि जो ट्रायंगुलर फिगर्स होते हैं उनकी जो साइड की सरफेसेस होती हैं वो जो है आयताकार होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए सममितीय दृश्य को तीर की दिशा से देखते हुए सही प्रक्षेप को चुनिए। तो हमें यहाँ पर एक व्यू दिया हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको हम साइड बोल सकते हैं। यदि हम इसको साइड से देखते हैं तो साइड्स में हमको इसमें क्या दिखाई देगा? तो दोस्तों हम यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर हमको ये वाला सेक्शन पूरा दिखेगा एंड ये वाला पोर्शन हमको दिखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, रोमन अक्षरांकन में अक्षर की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पर एक लेटरिंग की बात हो रही है कि जब हम अक्षरांकन करते हैं तो उसमें ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है यदि हम रोमन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो अक्षरांकन का जो ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो होता है दोस्तों 7:5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, माप लिखने में अधिकांशतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो वैल्यूज़ को यदि हमें रिप्रेजेंट करना होता है इंजीनियरिंग शीट में, तो हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए संख्या यानी कि नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये एक्चुअली में स्केल का क्वेश्चन है और स्केल के हमने अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के स्केल, डायगोनल स्केल्स, प्लेन स्केल्स के थ्योरेटिकल पोर्शंस को और प्रैक्टिकली पोर्शंस को, कंस्ट्रक्शंस को भी आप देख सकते हैं। तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। बाकी ये जो है ये एक प्रकार का अनुपात हमें यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इस अनुपात को हम बोलते हैं निरूपक भिन्न और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, स्क्रू पर नट एक चक्कर में जितनी दूरी चलता है उसे क्या कहते हैं? यदि हमारे पास में एक स्क्रू है और वो उसमें जो है नट एक चक्कर में जितनी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है लीड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी इकाई के भाग या उपभाग दर्शाने के लिए निर्मित करनी पड़ती है। तो यदि हमारे पास में कोई यूनिट है और उसके भाग को या फिर उसके सब सेक्शन को हमको स्केल के द्वारा रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर 4 प्रकार की स्केल दी हुई है, इसमें के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विकर्ण पैमाने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, पोर्सिलीन, मार्बल आदि को सूचित करने के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन है आपका कन्वेंशन क्या, तो कन्वेंशन का मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, चित्र में दर्शाए गए गेट वॉल्व के संकेत को पहचानिए। तो जो पाइपलाइन में हम गेट वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जो इसका सिंबल हम यूज़ करते हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में विमांकन की कौन सी व्यवस्था दिखाई गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायमेंशनिंग के भी हमने जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन में प्लेलिस्ट में आपको वीडियो हमारे मिल जाएंगे जिसमें कि हमने डायमेंशनिंग के थ्योरेटिकल पोर्शन और कन्वेंशनल पोर्शन जिसमें कि हमने कंस्ट्रक्शन को समझाया है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा।
तो ये जो आपको फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फिगर में विमांकन की जो एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग सिस्टम या सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ से इसके नाम हमको दोनों नाम याद रखने हैं, और हिंदी में इसको प्रगतिशील बोलते हैं या फिर बढ़ोतरी डायमेंशनिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बढ़ोतरी विमांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सममापनी का निरूपिक भिन्न कितना होता है। तो निरूपिक भिन्न को अभी हमने बता दिया कि निरूपिक भिन्न का जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसका जो यदि हम बोलें कि सममापनी यदि है तो उसका निरूपिक भिन्न कितना होता है, तो उसका जो निरूपिक भिन्न होता है वो होता है 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि विमांकन में विभिन्न प्रकार के संकेत उपयोग में लिए जाते हैं, उस संकेत को दर्शाइए जो व्यास की विमा को दर्शाता है रेखा चित्र में। यदि हम डायमेंशनिंग कर रहे होते हैं किसी भी फिगर के लिए, तो हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है, तो वो वैल्यूज़ यदि हमें डायमीटर में दी हुई है, व्यास में यदि हमें वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमको एक सिंबल इस्तेमाल करना होता है। उस सिंबल क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उस सिंबल जो है व्यास को हम डायमेंशनिंग में फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभुज के आंतरिक कोण का योग करने का सूत्र क्या होता है। तो यदि हमारे पास में कोई भी बहुभुज है, पॉलीगॉन्स होता है, पॉलीगॉन्स के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और वो फार्मूला होता है 2n-4 × 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। चित्र में 4 प्रकार के पिरामिड दर्शाए गए हैं, इनमें से त्रिभुजाकार पिरामिड को पहचानना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला है इसमें ये एक भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें जो है ये पेंटागोनल पिरामिड है, ये स्क्वायर पिरामिड है, और ये भी क्या है, स्क्वायर पिरामिड है। यहाँ पर हमको इनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर पिरामिड को पहचानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, एक शंक्वाकार वक्र जिसकी अभिकेंद्रीयता इकाई से कम होती है, वह वक्र क्या कहलाता है। एक कॉनिकल सेक्शन होता है जिसकी अभिकेंद्रीयता, जिसको कि हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, अगर इसेंट्रिसिटी उसकी 1 से कम है, यानी कि यूनिट से कम है, तो उस आकृति को हम क्या बोलते हैं। तो उस आकृति को हम बोलते हैं एलिप्स, यानी कि दीर्घवृत्त को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहा जाता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है, जैसे कि हमारे पास में ये वृत्त है, और इस वृत्त की ये जो चारों साइड की ये परिधि है, तो इस परिधि के एक अंश को यदि हम ये सेंटर पॉइंट मारे, और इस सेंटर पॉइंट से यदि हम एक अंश ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, तो ये जो एक अंश बनता है ये इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं हमेशा चाप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, जस्ता जिंक आदि को सूचित करने के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम आपको कन्वेंशन के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें कि हम सारे संकेत के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जिंक के लिए जो हम सिंबल या कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं वो होता है ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, सॉफ्ट पर घिरनी या गियर को किस युक्ति द्वारा जोड़ा जाता है। यदि हमारे पास में कोई शाफ्ट है कुछ इस तरीके से, और इस शाफ्ट पर हमको कोई पुली लगानी है या फिर हमको गियर का अरेंजमेंट करना है, तो उसको हम किसके द्वारा इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो शाफ्ट है उस पर पुलिस या गियर्स को यदि हम जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं चाबी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, निम्न में से स्लॉटेड नट कौन सा है। तो यहाँ पर हमें 4 फिगर दिए हुए हैं, इन चारों फिगर में हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्लॉटेड नट का डायग्राम है। तो स्लॉटेड नट का जो डायग्राम या सिंबल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हमारे पास में कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसकी भुजाएं कितनी होंगी, 6 होंगी।
तो उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन, या फिर हिंदी में हम उसको बोलते हैं षटभुज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्न पैंच में से चीज हेड पैंच कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विकर्ण पैमाने द्वारा पढ़ी जाती है। तो डायगोनल स्केल जो होता है दोस्तों, डायगोनल स्केल से हम किस चीज़ को रीड करते हैं? तो हमने विकर्ण और स्केल के लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और विकर्ण पैमाने के द्वारा हम जो है 3 यूनिट्स को मेजरमेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 विमाएँ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बोल्ट का कार्यकारी सिरा कौन सा होता है? यदि हमारे पास में कोई बोल्ट है और उसका हमें ये बताना है कि उसका जो वर्किंग वाला एरिया जो होता है, वो वर्किंग वाला एरिया क्या होता है? तो इस किसी भी बोल्ट का जो वर्किंग एरिया होता है वो होता है आपका सेंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, जिस बोल्ट के दोनों सिरों पर चूड़ी कटी होती हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ऐसा बोल्ट जिसके दोनों सिरों पर यदि चूड़ी कटी हुई हैं, थ्रेड यानी कि कटी हुई हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, सममितीय प्रक्षेप क्षैतिज तल से कितने कोण पर बनते हैं? तो सममितीय प्रक्षेप यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा क्षैतिज तल से जो है 30 डिग्री के एंगल पर बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस प्रक्षेप तल में क्षैतिज के समांतर व दूसरा तल क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर झुका हुआ होता है? तो इस प्रकार का जो प्रोजेक्शन होता है जिसमें कि एक पैरेलल और दूसरा जो है 45 डिग्री पर यदि बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन से प्रक्षेप में एक ही दृश्य में वस्तु की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है? तो इस प्रकार जो दृश्य होता है जिसमें कि हमको एक ही बार या एक ही प्रोजेक्शन में हमको सारी की सारी उसकी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, तो उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं सममितीय प्रक्षेप यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, सममितीय प्रक्षेप में वर्ग किस आकृति में बदल जाता है? तो यदि हमारे पास में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, उसमें यदि हमने कोई स्क्वायर बनाया है, वर्ग बनाया है, तो उस वर्ग की आकृति को जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में करते हैं तो वह जो है वर्ग समांतर चतुर्भुज में बदल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चित्र में दिए गए उपकरण का नाम बताना है। तो दोस्तों ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये काटने वाला औजार है। तो औजार टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का भी एक हम वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के टूल्स और वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किस कार्य को करने के लिए किया जाता है और उनका सिंबल क्या होता है और उनके नाम क्या होते हैं, उनके भागों के नाम क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये हम आपको जल्दी ही ऐसा भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसमें जो है उपकरण का नाम बताना है। तो ये एक प्रकार का उपकरण है जिसको कि हम बोलते हैं पिंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल होती है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है। तो सबसे मुलायम यानी कि सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो होती है आपकी दोस्तों 7B। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और सबसे यदि हार्ड पूछता है तो हार्ड में यदि पूछता है तो हार्ड आपको लगाना है 9H। सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है 9H और सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पूछा है तो 7B। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य आधार क्या होता है? तो किसी भी ड्राइंग को यदि हम बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए जो हमारा बेस होता है वो होता है रेखाएं, यानी कि लाइंस का प्रयोग करके ही हम जो है कोई भी ड्राइंग को क्रिएट करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए कि पेपर पर बनी हुई ड्राइंग की लंबाई व वस्तु की मूल लंबाई को प्रकट करने वाले माप को क्या कहा जाता है? तो ये एक प्रकार का अनुपात है जिसमें कि हमको बताना है कि ड्राइंग की लंबाई और वस्तु की मूल लंबाई ये दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका
निरूपक भिन्न। ये जो निरूपक भिन्न आपको हम बता दें, इसको हम जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं और इसको हम RF से डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। RF एक प्रकार का अनुपात होता है और इसकी जो वैल्यूज है अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग होती है। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम एवरी स्केल की प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब ड्राइंग व वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो उस प्रकार की स्केल को क्या कहा जाता है। तो ड्राइंग पर जो माप है और जो वस्तु की जो एक्चुअल लेंथ है, यदि वो दोनों जब सेम होती हैं तो इस प्रकार के स्केल को हम बोलते हैं फुल लेंथ। एक्चुअली में जो स्केल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल एंड फुल साइज स्केल। तो यहाँ पर जब दोनों की लंबाइयां सेम होती हैं तो उस प्रकार के हम स्केल को बोलते हैं फुल स्केल, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फुल साइज स्केल छांटो। फुल साइज स्केल हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 2:1, 1:2, 1:1 और 3:2। तो फुल साइज स्केल में हमने अभी आपको बताया कि दोनों जो लेंथ होती है ड्राइंग पर और एक्चुअल वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रिवेटेड जॉइंट में मार्जिन का मान कितना होता है। जो रिवेटेड जॉइंट होता है उस रिवेटेड जॉइंट के लिए हम जो मार्जिन लेते हैं वो उसकी वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, D, 2D, 1.5D एंड 25D। तो जो रिवेटेड जॉइंट होता है, रिवेटेड जॉइंट के लिए जो हम मार्जिन लेते हैं वो लेते हैं हम 1.5 इंटू D। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इस स्केल में केवल 2 इकाइयां पढ़ी जा सकती हैं। तो दोस्तों ऐसा स्केल जिसमें कि केवल 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस प्रकार के स्केल को जिसमें कि सिर्फ ओनली 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उस स्केल को हम बोलते हैं प्लेन स्केल, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है साधारण स्केल। एक्चुअली में स्केल जो है वो कई प्रकार के होते हैं, प्लेन स्केल, साधारण स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है और प्लेन ऑफ कंपैरेटिव स्केल होता है, स्केल ऑफ कॉर्ड होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और हमने इसके पहले जो स्केल के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हम आपको प्राप्त मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं स्केल की सारी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस स्केल में 3 इकाइयां पढ़ी जा सकती हैं। तो यहाँ पर 3 इकाइयां को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं वो स्केल हमारा होता है डायगोनल स्केल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डायगोनल स्केल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल्ट को अभिग्रहित करने के लिए आवश्यक होता है। हमारे पास में जो बोल्ट होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स में बोल्ट को कसा जाता है, लगाया जाता है। तो यदि हमें बोल्ट को पहचानना है या रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोल्ट का वो है दीर्घ व्यास एवं पिच। हम जो है बोल्ट को दीर्घ व्यास यानी कि मेजर डायमीटर और पिच इसकी सहायता से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अभिग्रहित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दीर्घ व्यास एवं पिच। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किसी वस्तु किस आकार की वस्तुओं को हम सामान्यतः एक दृष्टि से देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एक्चुअली ड्राइंग सब्जेक्ट है, ड्राइंग सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, वस्तुओं को पहले व्यू करते हैं, देन उसके बाद में उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने सेंटीमीटर तक की ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आंखों से दृष्टि से देख सकते हैं। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर है इसका 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की ड्राइंग को हम जो है अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल्ट के पिच व्यास का मान किसके बराबर होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल्ट और नट और रिवेट, इनके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। इसका मैं अलग से और आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। बोल्ट तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पिच व्यास का मान किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बोल्ट होता है उसका जो पिच व्यास है, उसका जो माप है उसको हम बोलते हैं प्रभावी व्यास, यानी कि पिच डायमीटर को इफेक्टिव डायमीटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, तिरछे अक्षरों
को लिखने के लिए मानक कोण कितना होता है। जो हमें तिरछे इंक्लाइंड अक्षर लिखते हैं, जैसे कि इस प्रकार से यदि हमने डी लिखा हुआ है, यदि हम इसको इस प्रकार से डी लिखें तिरछा, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड एंगल होता है, मानक जो कोण होता है, स्टैंडर्ड एंगल होता है, वो कितने डिग्री होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है 67.5 डिग्री। तिरछे अक्षरों को हम 67.5 डिग्री पर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सेक्शन रेखा को खींचने का स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि लाइंस जो है वो भी कई प्रकार की होती हैं, और यहाँ पर प्रयोग किया गया है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन का काम होता है, अगर हमारे पास में दो सेक्शन है और उनको आपस में अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको ड्राइंग शीट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेक्शन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो वही हमें बताना है कि जो सेक्शन लाइन हम बनाते हैं उसका स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है। तो जो सेक्शन लाइन होता है इसका जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे लिए, इंजीनियर्स द्वारा ड्राइंग शीट पर प्रायः किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। गोभिक अक्षरों का, रोमन अक्षरों का, सिंगल स्ट्रोक अक्षरों का, कि लोअर केस अक्षरों का। तो एवरी इंजीनियर्स या टेक्नीशियन अगर ड्राइंग शीट में ड्राइंग को बना रहा है तो उसके लिए जो लेटर इस्तेमाल करता है, तो लेटर को वो हमेशा जो है सिंगल स्ट्रोक लेटर्स का ही प्रयोग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंगल स्ट्रोक लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लेटर के साइज को कौन दर्शाता है। जो हमारे पास में अक्षर होते हैं उन अक्षरों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दर्शाया जाता है, किससे हम उसको दर्शाते हैं। तो लेटर के जो साइज होते हैं उसको दर्शाता है ऑप्शन नंबर 2, हाइट। यानी कि उस अक्षर के हाइट के द्वारा हम लेटर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का एक निश्चित अनुपात होता है, और वो निश्चित अनुपात कितना होता है। अभी हमने बताया कि जो इंजीनियर होता है वो सिंगल स्ट्रोक लेटर ही इस्तेमाल करता है, तो उसमें उनकी जो ऊंचाई है और चौड़ाई है, उस ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो होता है दोस्तों 7:4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, शीर्षक कक्ष का अनुशंसित माप क्या होता है। तो शीर्षक कक्ष यानी कि हम इसको बोलते हैं टाइटल ब्लॉक, जो कि ड्राइंग शीट पर नीचे की तरफ में बनाया जाता है, जिसमें कि हम ड्राइंग की साइज, नेम इस्तेमाल किया गया, मेजरमेंट जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, स्केल, उन सभी चीज़ों को लिखते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा है कि शीर्षक कक्ष या शीर्षक ब्लॉक का अनुशंसित जो माप है, जो टाइटल बॉक्स होता है, टाइटल बॉक्स का जो अनुशंसित माप होता है वो होता है 185x65 mm। इस अनुपात में हम टाइटल बॉक्स को बनाते हैं, लेंथ एंड विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड साइज कौन सा होता है। जो हम ड्राइंग शीट इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग शीट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो हम इस्तेमाल करते हैं 420x594। ये हम इस्तेमाल करते हैं 420x594 mm। ये हमारा ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड साइज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सूचनाओं में से कौन सी सूचना शीर्षक कक्ष में होनी चाहिए। टाइटल बॉक्स में निम्न में से 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो टाइटल बॉक्स में हम किस चीज को लिखते हैं, संस्था का नाम, ड्राइंग नंबर, स्केल, की ये सभी। तो ये सारी की सारी चीजें हम ड्राइंग शीट का नंबर, स्केल जो हमने लिया है या फिर इंस्टीट्यूट का नाम है, वो सारी की सारी चीजें हम टाइटल बॉक्स में ही लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोटेक्टर या फिर चांदा एक उपकरण है, इसे किसके लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर सभी लोग जानते हैं, कंपास बॉक्स में चांदा सभी के पास में होता है, तो हमको ये पता ही है कि जो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल हम करते हैं वो हम एंगल को रिप्रेजेंट या एंगल को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोणों को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे लिए, टेप बोल्ट में क्या होता है। डिप्री नहीं होती है, शीर्ष नहीं होता है, दोनों सिरों पर चूड़ियां होती हैं, स्वतः बंधन होने की युक्ति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो हमारे लिए बोल्ट इस्तेमाल करते हैं, बोल्ट के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें हमें टेप बोल्ट बनाना है। तो जो टेप बोल्ट होता है उसमें जो है डिप्री जो है नहीं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑब्लिक व्यू कितने डिग्री पर बनाया जाता है। दोस्तों हम बताते हैं कि जो ऑब्लिक व्यू होता है, ऑब्लिक व्यू को
तिर्यक प्रक्षेप भी कहा जाता है, तिर्यक प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो ये ऑब्लिक व्यू यानी कि तिर्यक प्रक्षेप में हमको एंगल बताना है कि वो कितने एंगल पर बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऑब्लिक प्रोजेक्शन को 45 डिग्री और 90 डिग्री पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्यखंड की विभिन्न विमाओं को एक सीध में एक के बाद दूसरी विमा खींचकर दर्शाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि डायमेंशनिंग के हमने और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आपको डायमेंशनिंग की फुल डिटेल चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट से डायमेंशनिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं, तो उसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब हम एक के बाद एक डायमेंशन लाइन को खींच करके यदि हम डायमेंशनिंग करते हैं तो इस प्रकार की डायमेंशनिंग को हम बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चेन डायमेंशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हेक्सागोनल नट में चैम्फरिंग एंगल कितना होता है, 20 अंश, 10 अंश, 30 अंश की 40 अंश। तो जो हेक्सागोनल नट होता है, हेक्सागोनल नट का जो चैम्फरिंग एंगल है वो होता है दोस्तों 30 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला लॉकिंग डिवाइस क्या होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉकिंग डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी चीज को लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यदि कंपोनेंट है उनको आपस में कनेक्ट करके और लॉक करना है तो उसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं लॉकिंग डिवाइसेस का। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉकिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है वो होता है आपका फेसल नट। फेसल नट जो है टॉप मोस्टली यूज्ड लॉकिंग डिवाइस होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, साधारणतः आरेखन में विमांकन रेखाएं तथा बाहरी रेखाएं एक दूसरी से कितनी दूरी पर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो जो डायमेंशन लाइन है और जो उसकी ऑब्जेक्ट लाइन है, यदि किसी फिगर की जो ऑब्जेक्ट लाइन है और ऑब्जेक्ट लाइन से जो डायमेंशन लाइन हम बनाते हैं उसको हम कितनी दूरी पर बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 8 mm। हम अगर हमारे पास में ऐसा कुछ ये फिगर है तो ये जो फिगर की ये वाली जो लाइन है ये लाइनें कहलाती हैं ऑब्जेक्ट लाइन, और इस ऑब्जेक्ट लाइन से यहाँ का जो हम गैप लेते हैं, ये जो हम गैप लेंगे ये हम 8 mm लेंगे एंड यहाँ से फिर हम एक्सटेंशन लाइन ऐसे बना के और ये हम डायमेंशनिंग ऐसे कर देते हैं। तो ये जो हमको गैप लेना है, ये गैप हमको क्या है, कितना लेना होता है, 8 mm लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वृत्त के विमांकन को दर्शाने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है। यदि हमारे पास में वृत्त है और वृत्त के डायमेंशंस को हमें दर्शाना है, प्रकट करना है, तो उसका सही तरीका कौन सा है। इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये भी तरीका गलत होता है, ये भी तरीका गलत होता है। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था कि हम व्यास को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें फाई से ही दर्शाना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फाई 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हो गया कि विमांकन की संरेखीय प्रणाली में समस्त डायमेंशंस को कैसा लिखा जाए ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। जो हम संरेखीय सिस्टम, इसको हम बोलते हैं अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग में हम डायमेंशनिंग को किस प्रकार से लिखते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग होता है उसको हम जो है नीचे से और राइट साइड से लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीचे से और राइट साइड से, दाहिनी ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, एक स्क्रू को स्पेसिफाई किया जाता है। यदि हमारे पास में स्क्रू है तो उस स्क्रू के साइज को किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, मेजर डायमीटर द्वारा, माइनर डायमीटर द्वारा, पिच डायमीटर के द्वारा कि पिच द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दीर्घ व्यास से, यानी कि मेजर डायमीटर से हम स्क्रू के साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, घिरनी तथा शाफ्ट के गेज को निम्न गेज चेक करते हैं। जो घिरनी यानी कि पुली होती है और जो शाफ्ट होते हैं इनको चेक करने के लिए हम किस प्रकार के गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फीलर गेज। फीलर गेज की सहायता से हम पुली और शाफ्ट के साइज को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, एबिनी किस ड्राइंग पेपर
पर कार्य करने के लिए होती है। तो जो एबनी एक प्रकार का कंपोनेंट होता है जो कि ड्राइंग बोर्ड पर लगा होता है। जो ड्राइंग बोर्ड होता है जिसमें कि हम ड्राइंग शीट रखते हैं और उसमें फिर हम अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो जो एबनी है ये बना होता है किस पर, ड्राइंग बोर्ड पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोर्ड। ये बोर्ड पर जो है एबनी बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए कौन सा पेपर उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। यदि हमें फ्री हैंड स्केच बनाना है किसी भी कंपोनेंट्स की, जैसे कि फाइल की फ्री हैंड स्केच बनाते हैं, हैमर की बनाते हैं, स्पेनर की बनाते हैं, बेंच वाइज, वर्नियर, कैलिपर्स, बहुत सारी फ्री हैंड स्केचेस हमको बनाने होते हैं। तो उसके लिए जो हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं वो पेपर हमारा होता है स्क्वायर पेपर। तो हम ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, एक नियमित पंचभुज का आंतरिक कोण कितना होता है, पेंटागन। तो पेंटागन हम आपको बता दें कि ये पॉलीगॉन्स के अंतर्गत आते हैं। पॉलीगॉन्स यानी कि जो कि 2 या 2 से अधिक भुजाओं से मिलकर के बनी हुई आकृति होती है, उसमें जो है यहाँ हमें बताना है कि जो पेंटागन है, पेंटागन का एंगल कितना होता है, और वो भी हमें बताना है कि इसमें इंटरनल एंगल कम वैल्यू कितनी होती है एक रेगुलर पेंटागन की। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है 108 डिग्री। किसी भी पेंटागन का जो इंटरनल एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है। अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल है उनका योग कितना होता है, तो ये योग होता है दोस्तों 360 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, एक पत्थर को हवा में उछालने से पत्थर द्वारा वक्र का निर्माण होगा। यदि हम एक पत्थर है और पत्थर को यदि हम अपने हाथों से ऊपर की तरफ वायुमंडल में फेंकते हैं तो उसका जो कर्व है, जो उसका ग्राफ बनता है, आपने देखा होगा वो हमेशा एक मैक्सिमम पोजीशन पर जाता है और फिर उसके बाद में डाउन होकर जमीन पर गिरने लगता है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं परवलय, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है पैराबोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक कौणिक वक्र की उत्केंद्रता 1 है, यह कौन सा वक्र होगा। यदि हमारे पास में एक कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं जैसे कि एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो यदि उसमें एक टर्म्स होती है इसेंट्रिसिटी, जिसको कि हमें उत्केंद्रता बोलते हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि किस सेक्शन की किसकी जो उत्केंद्रता है वो 1 से या 1 होती है। तो हम आपको बता दें कि जो इसेंट्रिसिटी है वो पैराबोला की, यानी कि परवलय की जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 के बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि किसी वक्र की इसेंट्रिसिटी का मान 1 से ज्यादा है, तो अब यहां पर अभी 1 के बराबर था, यदि 1 के बराबर वैल्यू है तो वो होता है पैराबोला। यदि 1 से अधिक है, तो यदि 1 से अधिक हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरबोला, यानी कि अति परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार वक्र जिसकी अभिकेंद्रता इकाई से कम होती है वह वक्र या कर्व क्या कहलाता है। तो ऐसा कर्व या ऐसा डायग्राम जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है उसको हम बोलते हैं एलिप्स या फिर दीर्घवृत्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दीर्घवृत्त, जिसको कि हम एलिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, एक इनवैल्यूट वक्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो इनवैल्यूट कर्व होता है उसका प्रयोग हम जनरली गियर सिस्टम में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गियर में। इनवैल्यूट्स की जो प्रोफाइल होती है वो हमारे लिए काय में बनती है, गियर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन से बहुफलक ठोस में 2 समान और समरूप फलक एक दूसरे के समांतर और आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जो कि जिसमें कि नीचे का सेक्शन और ऊपर का सेक्शन एक जैसा ही होता है। तो यहां पर वही बोला है कि बहुफलक, कौन सा बहुफलक जिसमें कि ठोस में 2 समान और समरूप फलक एक दूसरे के समांतर और आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। तो ऐसी आकृति हमारी क्या होती है, प्रिज्म होती है, जिसमें कि नीचे का सेक्शन और ऊपर का सेक्शन एक समान होता है, वो एक दूसरे से आपस में पैरेलल और रेक्टेंगुलरली
रेक्टेंगुलर स्वरूप में एक दूसरे से उनके फेसेस क्या हैं, कनेक्ट ये होते हैं, जो जुड़े होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, एक प्रिज्म इस प्रकार पड़ा है कि इसका अक्ष HP के परपेंडिकुलर है, कौन सा दृश्य पहले खींचा जाएगा? तो यदि हमारे पास में कोई प्रिज्म है जो कि HP के परपेंडिकुलर है, इस कंडीशन में हमको जो दृश्य बनता है वो बनता है हम शीर्ष दृश्य यानी कि टॉप व्यू। तो जब HP के परपेंडिकुलर होता है, HP के परपेंडिकुलर यदि होगा प्रिज्म, तो उस कंडीशंस में हम जो है सबसे पहले क्या बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन से लंबकोणीय प्रक्षेपों में ठोस की ऊंचाइयां दिखाई देती हैं? तो ये प्रोजेक्शन का भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें कि प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने समझाया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सम्मुख दृश्य एवं पार्श्व दृश्य, यानी कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू में हमको जो है किसी भी ठोस की ऊंचाई यानी कि हाइट हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा चक्रीय ठोस नहीं है? पिरामिड, गोला, बेलन और शंकु। तो यहां पर जो पिरामिड है, ये पिरामिड जो है चक्रीय सॉलिड नहीं होता है, क्योंकि पिरामिड कैसे बनता है, पिरामिड कुछ इस तरीके से बनता है, इस प्रकार से पिरामिड बनता है, यानी कि नीचे का जो शेप होता है वो जाकर के एक कुछ हाइट पर जाकर के एक पॉइंट से मिल जाता है, तो उसको हम पिरामिड बोलते हैं। तो ये क्या है, चक्रीय यानी कि साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। बाकी जो आपका एलिप्स, गोला है, सिलेंडर है और शंकु है, इन सभी में क्या होता है, एक साइकिल के रूप में ये पूरा फिगर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा चक्रीय ठोस नहीं है, तो पिरामिड हमारा चक्रीय ठोस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे लिए कि जब किसी आयत को उसकी एक भुजा को स्थिर रखकर चारों ओर घुमाया जाता है तो हमें कौन सा सॉलिड प्राप्त होता है? यदि हमारे पास में आयत है यानी कि रेक्टेंगल है और उसको हम उसकी एक साइड को स्थिर रख करके यदि हम घुमाते हैं तो ऐसा करने पर हमें जो ठोस आकृति प्राप्त होती है वो होती है सिलेंडर, यानी कि आयत से हमें क्या प्राप्त होता है, सिलेंडर प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेलन या फिर सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा समबाहुफलक नहीं है? समबाहुफलक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका घन, चतुष्फलक, प्रिज्म और अष्टफलक। तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म जो है आपका समबाहुफलक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, घन वह ठोस है जिसमें कि, अब हमें ये बताना कि घन यानी कि जो क्यूब है वो क्यूब जो है किस प्रकार का सॉलिड होता है। तो हम आपको बता दें कि जो क्यूब है इस प्रकार एक 6 भुजाओं वाला, 6 वर्गाकार सतहों वाला जो है आकृति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 समान वर्गाकार सतहें किसमें होती हैं, क्यूब में यानी कि सॉलिड में होती हैं। नेक्स्ट नंबर 48 है, टेट्राहेड्रॉन वह ठोस है जिसमें कि, यानी कि जो टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, टेट्राहेड्रॉन में 4 समान समबाहु त्रिभुज वाली सतहें होती हैं, यानी कि टेट्राहेड्रॉन में क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं, जो कि सभी समान होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, जब किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समांतर कहा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? शंकु है या हमारे पास में पिरामिड है या कौन है, तो यदि हम उसके बेस के समांतर यानी कि पैरेलल यदि हम बोले तो हमें उससे क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है छिन्नक, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन हमें कब प्राप्त होता है? जबकि उसके आधार के वो कैसा होता है, वो पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, ठोस ज्यामितीय आकृतियों में विमाएं कैसी होती हैं?
तो ठोस ज्यामिति जो आकृतियां हैं उनमें जो विमाएं यानी कि डायमेंशंस होती हैं वो कितनी होती हैं, क्या होती हैं, तो वो होती हैं ठोस सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ड्राइंग विमांकन में दो डायमेंशनल लाइन के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 6 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जब हम किसी फिगर की डायमेंशनिंग करते हैं तो हम जो डायमेंशन लाइन बनाते हैं, अगर हमें दो डायमेंशन लाइन बनानी है तो उनके बीच की जो हम दूरी रखते हैं दोनों के बीच की, वो रखते हैं हम 6 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डायमेंशन लाइन के सिरों पर एरो हेड का उपयोग किया जाता है, एरो हेड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो जो डायमेंशन लाइन होती है उसके जो हेड होते हैं, जो सिरे होते हैं, वहां पर एरो हेड का उपयोग करते हैं हम, और उस एरो हेड की हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो हम आपको बता दें कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात वो रखा जाता है वो रखा जाता है 3:1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए, किस रेखा का उपयोग ड्राइंग बनाते समय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ड्राइंग बनाते समय हमें बहुत मोटी और बहुत गहरी रेखा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मोटी और बहुत गहरी रेखा हमारी ड्राइंग शीट में फैल करके उसको काला कर देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत मोटी व बहुत गहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे लिए, निम्न में से कौन सा कथन लीडर रेखा के लिए सत्य है। इसके एक सिरे पर तीर जबकि दूसरे सिरे पर क्षैतिज रेखा होती है, लीडर रेखा का झुकाव 45 डिग्री होता है, एंड लीडर रेखा ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन लाइन के समांतर नहीं होती है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो लीडर रेखा होता है, लीडर रेखा के लिए ये तीनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। हम इसको ऐसे डायमेट्रिकली समझ सकते हैं, यदि हमारे पास में मान लीजिए एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी जो वैल्यू है मान लीजिए कि 10 है, 10 डायमीटर का सर्कल बना हुआ है, तो हमें जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लीडर लाइन का प्रयोग करना पड़ता है। और लीडर लाइन कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं कि लीडर लाइन के लिए हम इस प्रकार से एरो बनाते हैं और यहाँ पर हम एरो हेड बना देते हैं और इसको हम फिल्ड कर देते हैं। इसका एक सिरा जो होता है इस पे एरो हेड यानी कि तीर बना होता है, दूसरा सिरा जो है क्षैतिज होता है, कुछ इस तरीके से ये दूसरा सिरा क्षैतिज होता है, और इस क्षैतिज वाले भाग में ही हम जो है ये वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं। तो अगर ये 10 है तो इसकी हम वैल्यू यहाँ पर 510 लिख देंगे। दूसरी चीज इसमें ये तीसरा है कि लीडर रेखा ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन लाइन के समांतर नहीं होती है। तो हम आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्शन लाइन होती है, इस प्रोजेक्शन लाइन को ही हम जो है एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। प्रोजेक्शन लाइन को ही एक्सटेंशन लाइन बोला जाता है। तो यहां से हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन को और देख सकते हैं कि किस लाइन को प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन को ही हम प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। और जो एक्सटेंशन लाइन होती है हमेशा ऑब्जेक्ट से 8 mm की दूरी पर कुछ इस तरीके से वर्टिकल हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये वर्टिकल में बनी होती है, और ये जो लीडर लाइन है, ये लीडर लाइन यहाँ से इसका जो झुकाव है वो 45 डिग्री रखा जाता है। तो ये 45 डिग्री पर ये जब इंक्लाइंड है तो ये जो है एक्सटेंशन लाइन के पैरेलल हो ही नहीं सकती है। तो ये भी जो ऑप्शन नंबर 3 ये कथन भी लीडर लाइन के लिए सत्य है। अर्थात ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों ही पॉइंट्स लीडर लाइन के लिए सत्य हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे लिए, ड्राइंग विमांकन में CS के 60 एंड फाई 11 लिखा हुआ है, तो इसमें CS के 60 का अर्थ क्या है। तो हम बता दें कि यहाँ पर ये जो CS के लिखा हुआ है इसका मतलब होता है काउंटर सिंक, और इसके साथ में ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि काउंटर जो है CS के वो है 60 अंश के कोण पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए कि ड्राइंग विमांकन में M120 1.2 CRH लिखा हुआ है, तो इसमें 1.2 का अर्थ क्या है। हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू थ्रेड्स से है।
चूड़ी वाले क्वेश्चन में हमको इस प्रकार से नोटेशन लिख के आता है और हमसे पूछता है कि इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 1.2, तो 1.2 का अर्थ होता है जो थ्रेड है उसकी पिच से। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चूड़ी की पिच से। यहाँ पर हम और भी समझ लेते हैं कि ये एम का क्या अर्थ है। एम के लिए हम बता दें एम का अर्थ होता है मैट्रिक चूड़ी से। 120 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक चूड़ी है उसका व्यास जो है 120 है। और यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है टॉलरेंस, और ये आर एच लिखा हुआ है। आर एच का मतलब होता है कि हमें राइट हैंड थ्रेड्स जो है बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। ड्राइंग विभागांकन में 5, 12, डीप 18 लिखा हुआ है, तो इसमें 18 का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हमको ये लिखा हुआ है डीप के साथ में 18। तो डीप का मतलब होता है गहराई, यानी कि हम कोई भी जो सर्किल बना रहे हैं उसकी जो हम गहराई रखेंगे वो हम 18 mm रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छिद्र की गहराई 18 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे लिए, विमांकन में छिद्र की डायमेंशंस किसके आधार पर की जाती है? तो हम आपको बता दें कि जो हम डायमेंशनिंग करते हैं, और डायमेंशनिंग में जब हम कभी होल बनाते हैं तो होल की जो हम डायमेंशन करते हैं वो 2 बेसिस पे बनाते हैं। एक तो हम उसकी पिच सर्किल के आधार पर उसकी डायमेंशनिंग करते हैं, और दूसरा हम उसकी जो डायमेंशनिंग करते हैं वो करते हैं हम केंद्रों के मध्य की दूरी के आधार पर। तो इसके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे लिए, किसी अर्धवृत्ताकार आकृति की विमांकन कहां पर और किसके द्वारा की जाती है? तो हमें अगर कोई अर्धवृत्ताकार शेप है कुछ इस तरीके से, ये हमारा जो पोर्शन है ये कैसा है? अर्धवृत्ताकार है, यानी कि आधा सर्कल में बना हुआ है। तो इसकी अगर हमें डायमेंशनिंग करना है तो हम इसकी जो डायमेंशनिंग करते हैं वो हम इसके केंद्र से करते हैं, और ये चूंकि अर्धवृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कल होता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसकी जो डायमेंशनिंग करते हैं वो इसके सेंटर पॉइंट पे ही करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे लिए चाप के केंद्र के पास और आर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, निम्न में से क्या विमांकन के तत्व या एलिमेंट्स होते हैं? तो जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो डायमेंशनिंग के हम आपको बता दें 3 ही एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है डायमेंशन लाइन, दूसरा होता है एक्सटेंशन लाइन, और तीसरा होता है लीडर लाइन। हमने एक डिटेल्स वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें कि आप सभी लोगों को डायमेंशनिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो आप हमारी प्लेलिस्ट से डायमेंशनिंग का डिटेल वीडियो जो है देख सकते हैं, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे लिए, वह विमांकन जो केवल सूचना मात्र के लिए होती है उसे क्या कहते हैं तथा उसे कैसे दर्शाते हैं? तो हम बता दें आपको दोस्तों कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशनिंग होता है वो 3 प्रकार का होता है, फंक्शनल डायमेंशनिंग, नॉन फंक्शनल डायमेंशनिंग एंड ऑक्सिलरी डायमेंशनिंग। ऑक्सिलरी डायमेंशनिंग को रेफरेंस डायमेंशनिंग भी कहते हैं। तो जो सिर्फ ओनली सूचना मात्र के लिए हमें डायमेंशनिंग करनी होती है उस डायमेंशनिंग के क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी डायमेंशनिंग, और हिंदी में इसको बोला जाता है संदर्भ विमांकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सहायक या फिर संदर्भ विमांकन, और इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं AUX या फिर REF से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं कि लोकेशन डायमेंशनिंग और किस नाम से जाना जाता है? तो जो लोकेशन डायमेंशनिंग होती है उसको हम डेटा डायमेंशनिंग भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेटा डायमेंशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे लिए, सिलिंड्रिकल स्फेरिकल वस्तुओं के अक्ष को सेंटर लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। इसमें बड़ी लाइन, छोटी लाइन तथा दोनों लाइनों का गैप कितना रखा जाता है? तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जो गोलाकार सरफेसेस होती हैं, जो स्फेरिकल शेप्स होते हैं, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो अक्ष होते हैं यानी कि एक्सिस होता है, उसको हम डायमेंशनिंग करते समय सेंटर लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हमें ये बताना है कि जो हम सेंटर लाइन बनाते हैं उसकी जो बड़ी लाइन होती है और जो उसके बाद उसकी छोटी लाइन होती है और उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इनकी डायमेंशन यानी कि वैल्यूज को हम कितनी रखते हैं या इनको हम कितने mm के गैप के साथ बनाते हैं और इनकी दूरी कितनी होती है। तो हम आपको बता दें कि जो सेंटर लाइन की जो बड़ी लाइन है, इस बड़ी लाइन को हम बनाते हैं 10 से 12 mm। जो इसकी छोटी लाइन होती है उसको हम बनाते हैं 2 से 3.5 mm। एंड जो इनके बीच में गैप रखा जाता है बड़ी लाइन और छोटी लाइन के बीच में, ये गैप रखा जाता है 1.5 से
2 mm। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे लिए, वैमांकन की वह पद्धति जिसमें माप को सिर्फ सामने से ही पढ़ा जाता है तथा जिसका प्रयोग बड़ी साइज की ड्राइंग में किया जाता है क्या कहलाती है। तो इस प्रकार की डायमेंशनिंग, तो हम आपको बताते हैं कि डायमेंशनिंग की भी जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होती हैं, जिसमें कि जो दो मेन मेथड्स होती हैं वो होती है अलाइन सिस्टम डायमेंशनिंग एंड यूनिडायरेक्शनल ऑफ सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऐसी डायमेंशनिंग जिसमें कि हम सामने से वैल्यूज को देखते हैं और वो उस ड्राइंग का प्रयोग बहुत बड़ी बड़ी जो ड्राइंग्स होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से इस्तेमाल की जाती हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की जो डायमेंशनिंग होती है उसको हम बोलते हैं एक दिशीय पद्धति विमांकन या फिर यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विमांकन को BIS 46 2003 के अनुरूप किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हम डायमेंशनिंग करते हैं उस डायमेंशनिंग को किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर इसको जो है डायमेंशनिंग को हम BIS 46 2003 के अनुरूप प्रदर्शित करते हैं। अब हम डायमेंशनिंग जो प्रदर्शित करते हैं वो अंकों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, टिप्पणी, ये जो टिप्पणी है इसका मतलब ये है कि नोट्स के द्वारा, चित्र यानी कि सिंबल्स के द्वारा, अंक यानी कि वैल्यूज के द्वारा, तो इन सभी के द्वारा हम डायमेंशनिंग को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं, निरूपित भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा जब 1 किलोमीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में स्केल्स का भी एक वीडियो डला हुआ है जिसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप स्केल्स के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है आरएफ का फुल फॉर्म भी हमको पूछ लेता है। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन स्केल्स के दिए हुए थे, तो आप हमारी इसके पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस और इसका एक फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से हमें दर्शाना है, अर्थात हमें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और एक्चुअल लेंथ है हमारी 1 किलोमीटर। तो इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1। अब ये किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1000 इंटू 100। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए 4 टाइम्स 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1/2 4 टाइम्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, A0 ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज मिलीमीटर में कितना होता है। हम आपको बता दें कि ड्राइंग बनाने के लिए हम ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो है 2 प्रकार से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि ट्रिम्ड ड्राइंग शीट साइज एंड दूसरा हमको पूछा जाता है अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि A0 ड्राइंग शीट जो कि ट्रिम्ड है उसका साइज कितना होता है। तो उसका जो साइज होता है दोस्तों वो होता है 841 × 1189। इसके साथ ही हम बता दें कि जो ड्राइंग शीट होती है उसके बहुत सारे साइज होते हैं A0 से लेके A6 तक। तो इसकी अगर हम वैल्यू जैसे निकालना चाहें तो वो भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा है A0 का साइज, A0 है हमारा 841 × 1189 एंड ये वाला जो सेकंड नंबर का साइज है ये हमने लिया, ये है A1, ये है दूसरा वाला ये A2, ये है आपका A3। ये हम आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है 841 × 1189, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 1189 है इसका यदि हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 594
और इसके इनटू में हमको ये फर्स्ट वाली टर्म्स ले ली है 841। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट में करेंगे तो जो ही इसकी फर्स्ट वाली टर्म्स है ये इसके विड्थ में चली जाएगी और ये जो फर्स्ट वाली टर्म्स है ये नेक्स्ट 841 का क्या हो जाएगा, हाफ हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 420 इंटू 594। इसी प्रकार से हम करेंगे 594 का हाफ तो 297 और ये 420 उसके विड्थ में चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड का, यदि हमने फर्स्ट वाला ड्राइंग शीट का साइज हमने अपने माइंड में सेट कर लिया है तो हम उसके आगे सभी प्रकार की ड्राइंग शीट का साइज हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। ये देखो हमने क्वेश्चन ले लिया आप लोगों के लिए कि A0 अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज मिलीमीटर में कितना होता है। हम आपको बता दें इसके पहले जो 2016 में रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था उसमें A3 अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज पूछा था। तो यहाँ पर हमको A0 का हमने लिया है। A0 का जो अनट्रिम्ड का ड्राइंग शीट का जो साइज होता है वो होता है 880 इंटू 1230। तो इसको भी हम इसी प्रकार से हाफ करके और लेंथ को नेक्स्ट विड्थ बन जाती है और जो लेंथ है वो नेक्स्ट में विड्थ बन जाएगी। तो इसी प्रकार से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके और सभी के साइज हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे लिए। ड्राइंग बोर्ड की बाईं तरफ एगोनी एज होता है, इसमें टी स्क्वायर का स्टेप गति करता है, इसे बोर्ड से कितने मिलीमीटर बाहर रखा जाता है। जो दूसरा हम बता दें जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड में उसके ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में एक एगोनी होता है जिसमें कि टी स्क्वायर को रखा जाता है। तो वो उस एगोनी एज को हम कितने mm बाहर रखते हैं जिसमें कि स्टैक क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो वो हम रखते हैं 4 mm से लेके 5 mm तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 mm से 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे लिए। ड्राइंग बोर्ड के लैमिनेटेड सतह समतलता की जांच किसके द्वारा की करते हैं, स्ट्रेट एज द्वारा प्रकाश उजागर कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। वह प्रभाव जिसके कारण कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु की चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है क्या कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं ओनली मोमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। BIS 1444-1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है। अब हमें यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड का साइज बताना है। तो जो ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है दोस्तों वो होता है 1500 इंटू 1000, 1000 इंटू 700, 700 इंटू 500। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपर्युक्त सभी ये तीनों ही ड्राइंग बोर्ड के साइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। टी स्क्वायर के समकोण पर बने हुए भाग को क्या कहते हैं। तो जो टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर के जो 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट्स यानी कि भाग बना होता है उसको हम बोलते हैं ब्लेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे लिए। BIS 1360-1989 के अनुसार टी स्क्वायर का साइज कितना होता है। तो जो टी स्क्वायर का साइज है वो 1500, 1000 और 700 और इसके अलावा इसके बाद 500 भी होता है। तो ये तीनों ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। टी स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की रेखा खींची जाती है। टी स्क्वायर की सहायता से हम कौन सी लाइन को खींच सकते हैं। तो हम बता दें आपको कि टी स्क्वायर की सहायता से हम सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन को ही ड्रॉ करते हैं या खींचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं, यह एक सेट में 2 होते हैं, इनके कोण क्रमशः कितने कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स जो सेट स्क्वायर है हमको यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये कि सेट स्क्वायर किस मटेरियल के बने होते हैं। तो सेट स्क्वायर जो है पारदर्शी प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो सेट स्क्वायर है ये 2 प्रकार के सेट में हमको मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि सेट स्क्वायर कितने सेट में हमको प्राप्त होते हैं। तो सेट स्क्वायर हमेशा जो है हमें 2 सेट में ही मिलते हैं और पारदर्शी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो ये दोनों सेट होते हैं उनके एंगल कितने कितने होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो सेट स्क्वायर होता है, एक सेट स्क्वायर जो होता है उसका जो एंगल होता है
30, 60 एंड 90 होता है, और जो दूसरा साइड स्क्वायर होता है उसके जो एंगल होते हैं वो 45, 45 एंड 90 होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि साइड स्क्वायर का जो शेप है वो किस प्रकार का होता है। तो साइड स्क्वायर का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, यानी कि जो साइड स्क्वायर की आकृति है वो त्रिभुजाकार होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30, 60, 90 एंड 45, 45, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, साइड स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम आपको बता दें कि जो साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर की सहायता से हम जो है क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींच सकते हैं, और झुकी हुई रेखा यानी कि कर्व लाइंस भी हम खींच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे लिए, दोनों साइड स्क्वायर की जोड़ी बनाकर कितने कोण के गुणक में कोणीय रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यदि हमारे पास में जो साइड स्क्वायर हैं जो कि ट्रायंगुलर होते हैं, और यदि हम उन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दें, जोड़ दें, तो उसकी सहायता से हम कितने के गुणक में एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम जब दोनों साइड स्क्वायर को एक साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर हम जो है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के गुणक पर लाइनें खींच सकते हैं जो कि एंगुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, फ्रेंच कर्व पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं और इनके द्वारा वक्र रेखाएं खींची जाती हैं, यह कितने सेट में मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दो एमसीक्यू क्वेश्चन और भी हैं कि फ्रेंच कर्व किस मटेरियल्स के बना होता है। तो फ्रेंच कर्व जो है पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है, और ये जो है हमें इनके द्वारा हम जो है कर्व रेखाएं ही खींचते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये कितने सेट में मिलते हैं। तो हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 10, यानी कि जो हमें फ्रेंच कर्व होते हैं, फ्रेंच कर्व हमें 10 के सेट में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, प्रोटेक्टर किस पदार्थ के बने होते हैं जिसके द्वारा 0 अंश से 360 अंश तक के कोण बनाए तथा मापे जाते हैं। तो प्रोटेक्टर यानी कि चांदा होता है। अब ये किस मटेरियल का बना होता है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं शीशम, मेसोनाइट, सेल्यूलोइड या पारदर्शी प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो चांदा होता है, चांदे की सहायता से भी हम क्या करते हैं 0 डिग्री टू 360 डिग्री एंगल को फाइंड आउट करते हैं, और ये हमेशा जो है सेल्यूलाइड या पारदर्शी प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं, इस पर कैसी आकृतियां विभिन्न माप में कटी होती हैं। तो जो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होता है दोस्तों, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट भी एक प्रकार का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम जो है बहुत ही कम समय में डायग्राम से यानी कि अलग अलग प्रकार की आकृतियों को बना लेते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स की जो है शेप बने होते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो है रेक्टेंगुलर शेप भी बना होता है, स्क्वायर शेप भी बना होता है, सर्किल भी बना होता है, हेक्सागोनल भी बना होता है। तो जो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है इसमें क्या है, छोटे छोटे अलग अलग जो है रेक्टेंगल, आयताकार, वर्गाकार, षट्भुजाकार, सर्किल, इस प्रकार की जो है आकृतियां बनी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्केल किस पदार्थ के बने होते हैं जिनकी सामान्यतः लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो स्केल है, स्केल जो हमें ज़्यादातर 30 सेंटीमीटर लंबाई तक ही इस्तेमाल करना होता है सामान्यतः। तो हमें ये जो है किस मटेरियल के बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पारदर्शी प्लास्टिक, लकड़ी, स्टेनलेस स्टील। तो जो स्केल होते हैं लकड़ी के भी बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी बनाए जाते हैं और पारदर्शी प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, बनी हुई ड्राइंग को अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए तथा उसकी अनुकृति नकल तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सैंड पेपर का, ट्रेसिंग पेपर का, अमोनिया पेपर का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अमोनिया पेपर। बनी हुई ड्राइंग को हम लाखों वर्ष, हजारों वर्षों तक यदि हमको, या बहुत ज़्यादा समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि हमें सुरक्षित रखना है तो उसके लिए जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो अमोनिया पेपर पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, अमोनिया कागज पर बनी हुई ड्राइंग को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लूप्रिंट, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, पेंसिल की नोक को पैना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल की नोक को पैना करने के लिए हम प्रयोग करते हैं रैगमाल यानी कि सैंड पेपर का। सैंड पेपर एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम पेंसिल की जो नोक होती है उसके लिए हम रैगमाल यानी कि सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे लिए कि किसका प्रयोग फ्री हैंड ड्राइंग अथवा अक्षरांकन के लिए नहीं किया जाता है? इंक पेन का, लाइनर पेन का, रूलिंग पेन का। तो हम आपको बताते हैं कि इन तीनों ही पेन्स के नाम एक ही हैं। हम इंक पेन को ही लाइनर पेन बोलते हैं और लाइनर पेन को ही रूलिंग पेन भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही पेन जो है इनका प्रयोग हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे लिए कि ड्राइंग बोर्ड की वर्किंग एज को किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो ड्राइंग बोर्ड की जो वर्किंग एज होती है उसको हम स्केल द्वारा, सेट स्क्वायर द्वारा, प्रकार द्वारा या टी स्क्वायर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 टी स्क्वायर द्वारा। ड्राइंग बोर्ड की सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है? तो ये अभी हमने आपको बताया था कि जो सेट स्क्वायर होता है वो जो है ट्रायंगुलर होता है, यानी कि जो उसका शेप होता है वो त्रिभुजाकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे लिए, उच्च ग्रेड वाले ड्राइंग उपकरण किस धातु के बनाए जाते हैं? तो जो हाई ग्रेड के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमेशा हाई ग्रेड के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को हम निकेल या फिर पीतल का बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है सुरक्षा गुणांक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरक्षा गुणांक यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कोई इकाई नहीं होती है, इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। यह किस का अनुपात होता है? यानी कि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अनुपात या फॉर्मूला क्या होता है। यहां से हम 2 क्वेश्चन और देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सुरक्षा गुणांक यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो हम आपको बता दें कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। अब हमें ये बताना है कि ये किस किस का रेशो होता है। तो हम बता दें कि जो मैक्सिमम लोड होता है और जो वर्किंग लोड होता है इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मैक्सिमम लोड एंड वर्किंग लोड या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर वर्किंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में हम प्रतिबल बोलते हैं। तो ये जो है गुणांक खालिस्तान व खालिस्तान का अनुपात यानी कि रेशियो होता है। तो जो प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों का अनुपात होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिबल और विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है किसी वस्तु पर लगाया गया बल का सूत्र क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 N × A। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है F = m × A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है FPS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? अब हमें ये बताना है कि FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे लिए ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती है? तो हम बताते हैं आपको जो ड्राइंग शीट होती है वो 2 प्रकार की होती है, हैंडमेड पेपर एंड मैनमेड पेपर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है A0 साइज की सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया कितना होता है? तो A0 साइज की जो ड्राइंग शीट होती है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 1 स्क्वायर मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे लिए सर्किल मास्टर की सहायता से कितने डिग्री से कितने डिग्री तक के एंगल्स का मापन किया जाता है? तो हम आपको बता दें कि जो सर्किल मास्टर होता है सर्किल मास्टर की सहायता से हम जो है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है मिनी ड्राफ्टर के द्वारा किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं? तो जो हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं मिनी ड्राफ्टर की सहायता से हम क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन, तिरछी
व समांतर पैरेलल लाइंस, कर्व लाइन, हर प्रकार की रेखाएं हम मिनी डायरेक्टर की सहायता से खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, मिनी ड्राफ्टर के साथ और किस उपकरण का समायोजन किया जाता है। यानी कि जो मिनी ड्राफ्टर जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ में हम और किस किस इंस्ट्रूमेंट को साथ में लगाते हैं, समायोजित करते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर के साथ में हम टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल, इन सभी का ही उपयोग हम मिनी ड्राफ्टर में कर सकते हैं। यानी मिनी ड्राफ्टर में एक जो मिनी ड्राफ्टर होता है इंस्ट्रूमेंट, उसमें जो है टी स्क्वायर भी होता है, सेट स्क्वायर भी होता है, प्रोटेक्टर भी होता है और स्केल भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। किस रेखा का प्रिंट ड्राइंग शीट का ट्रिम साइज कहलाता है। हम आपको बता दें कि जो ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट में कई प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो उन सभी रेखाओं में से एक ऐसी रेखा होती है जिसका यदि हम प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट करने पर जो साइज आता है वो कहलाता है ट्रिम्ड ड्राइंग साइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मार्जिन रेखा। मार्जिन रेखा का जो प्रिंट होता है वो कहलाता है ड्राइंग शीट का ट्रिम्ड साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए, एक फुल साइज का ड्राइंग कागज़ की डायमेंशंस कितनी होती है। तो जब हम ड्राइंग के लिए कागज़ जो लेते हैं हम, उसका जो डायमेंशंस होता है दोस्तों वो होता है 565 गुना 765 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 565 इंटू 765 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए, ड्राइंग शीट में किस रेखा के द्वारा वर्किंग स्पेस प्राप्त किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि ड्राइंग शीट में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक होती है मार्जिन रेखा और एक होती है बॉर्डर रेखा। तो मार्जिन रेखा का जो प्रिंट है वो आपके लिए ड्राइंग शीट ट्रिम्ड साइज होता है, और जो बॉर्डर रेखा होती है, बॉर्डर रेखा के द्वारा हमें वर्किंग स्पेस मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बॉर्डर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे लिए, SP 462003 के अनुसार A0 तथा A1 ड्राइंग शीट साइज के लिए बॉर्डर की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। तो इसके अनुसार A0 और A1 ड्राइंग शीट्स के लिए जो बॉर्डर की चौड़ाई रखी जाती है फ्रेंड्स वो रखी जाती है 20 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे लिए, SP 462003 के अनुसार A2, A3, A4 तथा A5 ड्राइंग शीट साइज के लिए बॉर्डर की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 10 mm। तो हमको ये ध्यान रखना है कि A0 और A1 ड्राइंग शीट साइज के लिए बॉर्डर की चौड़ाई 20 mm रखी जाती है, और इसके अलावा जो ड्राइंग शीट होती है A2, A5 इसके लिए जो बॉर्डर की चौड़ाई रखी जाती है वो रखी जाती है 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए, ड्राइंग शीट को फाइलिंग और बाइंडिंग करने के लिए बॉर्डर रेखा के किस तरफ अधिक क्षेत्र रखा जाता है। तो जो ड्राइंग शीट होती है दोस्तों, राइट ड्राइंग शीट के हम लेफ्ट साइड में उसकी फाइलिंग और बाइंडिंग करते हैं। तो बॉर्डर रेखा जो होती है उसके लेफ्ट साइड में हम जो है बहुत अधिक क्षेत्र रखते हैं ताकि हम ड्राइंग शीट की फाइलिंग और बाइंडिंग कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाईं साइड या बाईं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे लिए, ड्राइंग शीट में ड्राइंग उद्देश्य के लिए स्पष्ट क्षेत्र किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ड्राइंग शीट में जो ड्राइंग उद्देश्य या ड्राइंग पर्पज़ के लिए जो क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसमें कि हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं, जो भी हमको डायग्राम बनाना होता है, तो वो इस क्षेत्र स्पष्ट किया जाता है फ्रेम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्राइंग शीट में चारों तरफ 4 सेंटर मार्क किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो जो ड्राइंग शीट होती है उसके चारों साइड में बीचों बीच मिडिल पोजीशन पे 4 सेंटर मार्क किए जाते हैं, उसको हम जो है ओरिएंटेशन मार्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे लिए, ग्रिड संदर्भ द्वारा ड्राइंग शीट में क्या दर्शाया जाता है। ग्रिड संदर्भ को हम जो है ग्रिड रेफरेंस कहते हैं, और इसके द्वारा ड्राइंग शीट में हम ड्राइंग की डिटेल, ड्राइंग की पोजीशन, ड्राइंग पर किए गए मॉडिफिकेशन, इन तीनों ही चीज़ों को इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे लिए, ग्रिड संदर्भ में बनाए गए आयतों की लंबाई खाली स्थान से कम और खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ग्रिड रेफरेंस में जो आयत या रेक्टेंगल बने होते हैं उनकी जो लेंथ होती है फ्रेंड्स वो 25 mm से कम रखी जाती है और जो इनकी मैक्सिमम लेंथ होती है वो 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 mm एंड 75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे लिए, किसी असेंबली या डिटेल ड्राइंग में दिखाए गए सभी भागों को क्रमानुसार ड्राइंग शीट पर एक सारणी में दिखाना क्या कहलाता है। यदि हमारे पास में कोई असेंबली है या फिर हमारे पास में कोई बिगर ड्राइंग है, डिटेल ड्राइंग है, उसमें उसके सारे कंपोनेंट्स हैं, भाग है, तो उनको यदि हमें सीरियल वाइज ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना है तो उन सभी भागों या कंपोनेंट्स को ड्राइंग शीट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं आइटम रेफरेंस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइटम रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे लिए, ग्रिड संदर्भ के आयताकार ग्रिड की लंबाई में किसे प्रदर्शित किया जाता है। तो जो आयताकार ग्रिड होते हैं दोस्तों ग्रिड रेफरेंस में, तो वो जो ग्रिड हैं लेंथ वाइज में बने होते हैं और विड्थ वाइज भी बने होते हैं। तो जो लेंथ में आयताकार ग्रिड बने होते हैं उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, यानी कि अंकों को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे लिए, ग्रिड संदर्भ या ग्रिड रेफरेंस के आयताकार ग्रिड की चौड़ाई में किसे प्रदर्शित किया जाता है। तो चौड़ाई में हम फ्रेंड्स अक्षरों को या फिर लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे लिए, मैट्रिक संदर्भ ग्रेजुएशन कितने मिलीमीटर के अंतराल में दिया जाता है। तो मैट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन जो है दोस्तों 10 मिलीमीटर के अंतराल में या गैप में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइटल बॉक्स को ड्राइंग शीट में किस तरफ और किस स्थिति में बनाया जाता है। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। हम ड्राइंग शीट में नीचे की साइड में टाइटल बॉक्स बनाते हैं, तो इस टाइटल बॉक्स को हम दाईं तरफ और नीचे साइड में बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दाईं तरफ नीचे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे लिए, वह पतली धात्विक शीट जिसमें विभिन्न आकार व आकृति के खांचे बने होते हैं और जिसके द्वारा ड्राइंग में बहुत सारी बनी हुई रेखाओं में खराब रेखा को मिटाया जाता है, क्या कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं इरेजिंग शीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इरेजिंग शीट। ये क्वेश्चन पिछले बार के रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे लिए, 25 मिलीमीटर त्रिज्या के चाप और वृत्त खींचने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे लिए, डिवाइडर, प्रोटेक्टर्स, बो इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बो इंस्ट्रूमेंट। बो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम 20 मिलीमीटर रेडियस तक के आर्क और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे लिए, किस उपकरण की सहायता से रिवेटेड होल, ड्रिल होल तथा रीम्ड होल बनाए जाते हैं। तो रिवेटेड होल, ड्रिल्ड होल और रीम्ड होल बनाए जाते हैं फ्रेंड्स ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन की सहायता से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मिल मेड पेपर सफ़ेद सुदृढ़ रेशे युक्त एवं एक समान मोटाई के होते हैं, इनके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जाता है। तो यहाँ से हमको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिल मेड पेपर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो मिल मेड पेपर जो है सफ़ेद होते हैं, सुदृढ़ होते हैं और रेशे युक्त होते हैं। तो इनके द्वारा जो है कौन सा कार्य किया जाता है। तो इनके द्वारा जो है नियमित यानी कि रेगुलर वर्क किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से क्या शीर्षक कक्ष के अंतर्गत नहीं बनाया जाता है। तो टाइटल बॉक्स में हम बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से जो ड्राइंग का प्रोजेक्शन है, ड्राइंग का प्रोजेक्शन हम
फ्रेम यानी कि वर्किंग स्पेस में करते हैं। बाकी हम टाइटल बॉक्स के अंदर फ्रेम, फर्म का नाम, पैमाना यानी कि स्केल, ड्राइंग का टाइटल, ये सब चीज़ें हम टाइटल बॉक्स के अंदर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ड्राइंग का प्रक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे लिए, शीर्षक कक्ष की माप क्षैतिज रेखा के सापेक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा के सापेक्ष क्रमशः कितनी होती है। तो जो टाइटल कक्ष होता है, टाइटल ब्लॉक होता है, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस के सापेक्ष जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 185 मिलीमीटर, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में उसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो होती है 65 mm। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से क्या टाइटल ब्लॉक के अंतर्गत बनाया जाता है। ड्राइंग नंबर, ड्राइंग की डेट, ट्रेनीज का नाम, वीक्षक के हस्ताक्षर। तो हम आपको बता दें टाइटल ब्लॉक के अंतर्गत ये तीनों ही चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, IAS 46 2003 के अनुसार ड्राइंग शीट के प्रिंट को मोड़ने की कितनी विधियां होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार ड्राइंग शीट के प्रिंट को मोड़ने की जो विधियां होती हैं वो होती हैं फ्रेंड्स 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्राइंग शीट को मोड़ने की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परपेंडिकुलर फोल्डिंग विधि। तो परपेंडिकुलर फोल्डिंग मेथड्स ड्राइंग शीट को मोड़ने की मेथड नहीं होती है। बाकी हम ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए लेंथ वाइज फोल्डिंग्स एंड क्रॉस वाइज फोल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे लिए, टाइटल ब्लॉक में क्षैतिज लंबाई 150 मिलीमीटर को 3 भागों में बांटा जाता है, उनके माप क्या होंगे। तो यहाँ से हमको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइटल ब्लॉक के जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है उसको कितने भागों में विभाजित या डिवाइड किया जाता है। तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं और उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो होती है राइट साइड से क्रमशः 55 mm, उसके बाद 105 mm और 25 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दाईं तरफ से क्रमशः 55 मिलीमीटर, 105 मिलीमीटर तथा 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, गर्मी के मौसम में पेंसिल का जो लेड है किस प्रकार का हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में बता दें हम कि पेंसिल का जो लेड होता है जो कि ग्रेफाइट या केओलाइन का बना होता है वो जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मृदु यानी कि सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, पेंसिल की कठोरता व मुलायम होने का गुण पेंसिल की खलिस्तान कहलाता है। तो पेंसिल की जो हार्डनेस या सॉफ्टनेस होने की जो प्रॉपर्टीज होती है उसे हम कहते हैं पेंसिल का ग्रेड, और इस ग्रेड के आधार पर पेंसिल को क्लासीफाई किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारी, प्रायः पेंसिल किस पदार्थ की बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रेफाइट, केओलिन या मिट्टी, 1 और 2 बोथ एंड कलई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 2 बोथ। जो पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल्स की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट और केओलिन या फिर मिट्टी इसको बोलते हैं की सहायता से ही हम बनाते हैं, और केओलिन की मात्रा से पेंसिल की लेड में कठोरता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे लिए, ग्रेड के आधार पर पेंसिल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हमने आपको अभी बताया था कि ग्रेड के आधार पर पेंसिल को जो है क्लासीफाई किया जाता है। ग्रेड के आधार पर पेंसिल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे लिए, मध्यम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग रिकॉर्ड कार्य, अक्षरण तथा एरोहेड बनाने में किया जाता है, वो निम्न हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देख सकते हैं कि मध्यम ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किस पर्पज़ से किया जाता है। तो मध्यम ग्रेड की जो पेंसिल्स होती हैं उनका काम
उनकी सहायता से हम रिकॉर्ड बनाते हैं, लेटरिंग यानी अक्षरण करते हैं और एरो हेड बनाते हैं। तो एरो हेड, अक्षरण और रिकॉर्ड कार्य करने के लिए हम मीडियम ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। और मीडियम ग्रेड की पेंसिल के अंतर्गत जो है आता है 3H से लेके F तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3H, 2H, H, HB, B एंड F। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे लिए, हार्ड ग्रेड की पेंसिल का उपयोग हल्की व महीन लाइन खींचने तथा संरचनात्मक रेखाएं बनाने में किया जाता है, वे निम्न होती हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ से भी एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि हार्ड ग्रेड की जो पेंसिल्स होती हैं उनका जो उपयोग है, उनकी सहायता से हम हल्की व महीन लाइन खींचते हैं और संरचनात्मक कार्य या कंस्ट्रक्शनल लाइंस बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है 9H to 4H पेंसिल आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 9H to 4H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, नर्म ग्रेड की पेंसिल का उपयोग कलाकारी के लिए किया जाता है, वो निम्न हैं। तो जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं फ्रेंड्स, उसका उपयोग आर्ट या कलाकारी के काम के लिए अपन करते हैं और इसके अंतर्गत आती हैं 7B to 2B पेंसिल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B एंड 2B। अब हम आपको यहाँ पर इसके याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं कि जो सबसे हार्ड पेंसिल होती है, सबसे कठोर पेंसिल होती है, वो कहलाती है 9H और जो सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है वो कहलाती है 7B। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 9H से स्टार्ट करना है और B यदि लिखा हुआ है तो वो सॉफ्ट ग्रेड में आएगा। और 9H से हमको प्रत्येक जो इसके क्लासिफिकेशन में ग्रेड हैं, हर ग्रेड में 6 पेंसिल होती हैं। तो हमें यहाँ से घटते हुए क्रम में जाना है। यदि हम बात करें हार्ड ग्रेड पेंसिल की, तो हार्ड ग्रेड के लिए 9H से हम घटते हुए क्रम में 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4 तक जाएंगे तो हमारी 6 पेंसिल्स हो जाएंगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की ग्रेड की पेंसिल होती हैं। तो हम आपको बता दें कि टोटल 18 टाइप्स ऑफ ग्रेड की पेंसिल होती हैं। और इसी प्रकार से हम मीडियम ग्रेड की पेंसिल को याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल है 9H से लेके 4H तक जाती हैं और 4H के बाद 3H से मीडियम ग्रेड की पेंसिल स्टार्ट हो जाएंगी और ये घटते हुए क्रम में 3H, 2H, H, HB और HB के बाद क्या बचा B और हम यहाँ पर एक चीज़ और आ जाता है F। तो ये मीडियम ग्रेड में आ जाता है। और सॉफ्ट ग्रेड के लिए हमने बता दिया कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 7B से, और 7B से हम घटते हुए क्रम में जाएंगे तो सॉफ्ट ग्रेड के अंतर्गत आ जाएंगी 7B to 2B। तो इस प्रकार से हम पेंसिल के सारे ग्रेड्स को याद कर सकते हैं। पेंसिल में 18 ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं और पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट और क्ले से मिलकर के बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे लिए, HB का अर्थ हार्ड बॉन्ड होता है, इस पेंसिल का प्रयोग खालिस्तान के लिए करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हम देख सकते हैं कि जो HB है, HB का अर्थ क्या होता है। तो HB का जो मीनिंग होती है वो होती है हार्ड बॉन्ड और इसका प्रयोग रफ वर्क, फ्री हैंड स्केचिंग, राइटिंग नोट्स ऑन स्केच बुक, इन तीनों ही चीज़ों के लिए, इन तीनों ही कामों के लिए हम HB यानी हार्ड बॉन्ड पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट लाइन, ब्रेक लाइन एंड सेंटर लाइन खींचने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑब्जेक्ट लाइन, ब्रेक लाइन और सेंटर लाइन खींचने के लिए हम जनरली 2H यानी कि मीडियम ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और मीडियम ग्रेड में हम 2H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, ब्रेक लाइन एंड सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो इसके जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे लिए, पेंसिल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होता है। तो जो पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो फ्रेंड्स वो होता है हेक्सागोनल शेप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
षटभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे, आर्टिस्टिक स्केचिंग एंड शेडिंग्स के लिए किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिस्टिक स्केचिंग और शेडिंग के लिए फ्रेंड्स हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल्स का, और सॉफ्ट ग्रेड्स में हम इस्तेमाल करते हैं 4B to 7B। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे लिए, रचनाएं, रेखा चित्रण, अक्षरण तथा वक्र बनाने के लिए किस प्रकार के नोक वाली पेंसिल प्रयुक्त की जाती है। तो अब हमें यहाँ पर पेंसिल की एज यानी कि नोक के बारे में बताना है कि यदि हमें कंस्ट्रक्शन करना है, रेखा चित्रण, फ्री हैंड स्केच बनाने हैं, लेटरिंग करनी है या कर्व बनाना है, तो उसके लिए हमको किस प्रकार की एजेस प्रयुक्त करना होता है। तो उसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं कॉनिकल एजेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉनिकल एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, मोटी रेखाएं खींचने या बनाने के लिए किस प्रकार की नोक वाली पेंसिल प्रयुक्त की जाती है। तो मोटी रेखाएं खींचने या बनाने के लिए जनरली हम जो है चीजल पॉइंट या फ्लैट पॉइंट पेंसिल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे लिए, SP 46 2003 के अनुसार एक A0 साइज की ड्राइंग शीट के प्रिंट को फाइलिंग व बाइंडिंग करने के लिए प्रिंट को मोड़ने के लिए कितने मोड़ दिए जाते हैं। तो जब हम ड्राइंग शीट को फाइलिंग व बाइंडिंग करने के लिए मोड़ते हैं तो A0 साइज के लिए हम देते हैं फ्रेंड्स 9 मोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 9 मोड़। इसके अलावा हम आपको बता दें कि A0 के अलावा यदि A1 सीट है या फिर A2 सीट है या फिर A3 सीट है, तो इसके लिए हम A1 के लिए 6, A2 के लिए 1 और A3 के लिए भी 1, इनके लिए इतने मोड़ हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे लिए, SP 46 2003 के अनुसार एक A1 साइज की ड्राइंग शीट के प्रिंट को कैबिनेट में संरक्षित करने के लिए प्रिंट को मोड़ने के लिए कितने मोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। हमें इसके पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हमें फाइलिंग और बाइंडिंग करना था और फिर प्रिंट को मोड़ने के लिए पूछा था। यहाँ पर हमको यदि कैबिनेट में संरक्षित रखना है, जब हम कैबिनेट में संरक्षित रखने के लिए करते हैं तो उस कंडीशंस में A1 जो ड्राइंग शीट है उसके हम 4 मोड़ लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 मोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे लिए, ड्राइंग शीट के फोल्डिंग की विधि 1 में वास्तविक फोल्डिंग साइज क्या रखा जाता है। तो ड्राइंग शीट के फोल्डिंग की दोस्तों 2 मेथड्स होती हैं और उसमें जो है जो मेथड 1 होती है उसमें वास्तविक एक्चुअल फोल्डिंग साइज जो रखा जाता है वो रखा जाता है 297 × 190 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 297 × 190। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ड्राइंग शीट के फोल्डिंग की विधि, यहाँ पर 1 हो गया है, इसको हमको 2 कर लेना है। ड्राइंग शीट के फोल्डिंग की विधि 2 में वास्तविक फोल्डिंग साइज क्या रखा जाता है। तो ड्राइंग शीट की फोल्डिंग की जो मेथड 2 होती है उसमें जो एक्चुअल फोल्डिंग साइज है फ्रेंड्स वो रखा जाता है 297 × 210। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 297 × 210 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं, उनमें से एक का आकार निम्न होता है। तो हम आपको बता दें कि आजकल जो पेंसिल इस्तेमाल की जाती हैं मैकेनिकल या फिर ऑटोमेटिक पेंसिल का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो ऑटोमेटिक पेंसिल या फिर मैकेनिकल पेंसिल को हम क्लच पेंसिल भी कहते हैं कि इनका जो व्यास होता है वो होता है फ्रेंड्स 0.3 की रेंज में, यानी कि 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 इतने mm में इनका डायमीटर रहता है। तो हमसे इस प्रश्न में यही पूछा है कि जो 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं उनमें से एक का आकार क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0.5 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे लिए, उस रेखा चित्र उपकरण का नाम क्या है जिसके द्वारा स्थानांतरण माप को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जनरल ये क्वेश्चन है कि डिवाइडर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट को ट्रांसफ़र करके और दूसरे जगह पे मेजरमेंट को माप सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिवाइडर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थ्रेड्स या धागा। थ्रेड्स या धागे का इस्तेमाल हम ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट को फंसाने के लिए या रखने के लिए नहीं करते हैं। हम ड्राइंग शीट को बोर्ड में जब हम फंसाते हैं ड्राइंग बनाने के लिए तो वहाँ पर हम ड्राइंग पिन्स, चिपकाने वाला टेप यानी कि एडहेसिव टेप या फिर ड्राइंग क्लिप्स, इनका इस्तेमाल ही करते हैं, थ्रेड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे लिए, मिनी ड्राफ्टर खाली स्थान को छोड़कर हर चीज़ के उद्देश्य को पूरा करता है। तो हम बता दें कि जो मिनी ड्राफ्टर्स होता है, मिनी ड्राफ्टर्स में प्रोटेक्टर होता है, सेट स्क्वायर होता है और स्केल भी होता है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर की सहायता से हम कंपास यानी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑपरेशन के दौरान मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं खाली स्थान पर रहती हैं। जब मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसकी जो दोनों भुजाएं फ्रेंड्स वो होती हैं 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, टी स्क्वायर के संयोजन के साथ निम्नलिखित कोणों को छोड़कर बाकी कोण खींचे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 25 डिग्री। 25 डिग्री एंगल को छोड़कर के बाकी जो टी स्क्वायर के संयोजन से हम 15 डिग्री, 45 डिग्री एंड 105 डिग्री एंगल मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे लिए, निम्नलिखित में से किस कंपास का प्रयोग बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। तो बहुत बड़े सर्किल या लार्ज सर्किल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किस कंपास का प्रयोग छोटे आकार के सर्किल बनाने के लिए किया जाता है। तो छोटे आकार के सर्किल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों का हमारा ये वीडियो? यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स में MCQs क्वेश्चंस अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स।